बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स, कॉमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके भी शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो अब शायद यूं लग रहा है कि निज़ाम में, इस पूरे सिस्टम में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक जानिब तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज किसे आइन का गद्दार डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज ने। यह बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो लोग जो इमरान खान के पीछे पड़े हैं किस तरह से अब उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के लिए फौजी अदालत, नई खबर आ चुकी है, नई डेवलपमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए विदाउट अ डाउट ये बहुत सीरियस अपडेट है। और इसकी सीरियसनेस का आप अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि एक जानब तो साइफर केस जो है वो भी दबरदूस होता जा रहा है, अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसके गुब्बारे से भी हवा निकलती जा रही है। तो अब पीछे बचता क्या है? पीछे यही ऑप्शंस बचते हैं और ऑप्शंस महदूद हो चुके हैं। तो जब ऑप्शंस महदूद हों तो फिर आखिरी ऑप्शन अपनाना पड़ सकता है, और आखिरी ऑप्शन वैसे भी इससे पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स का ही नजर आता रहा। वहीं दूसरी जानिब आगाज में एक और बड़ी अहम और अलार्मिंग डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की खातून रजिस्ट्रार हैं जजीला असलम साहिबा। इनके खिलाफ बेसिकली इमरान खान और फौज के नाम पर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है। इस प्रोपेगेंडे का मकसद क्या हो सकता है और ये प्रोपेगेंडा क्या है, पहले जरा इस चीज को एनालाइज कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, जजीला असलम साहिबा कौन है पहले मैं जरा आपको ये बता दूं, फिर इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसकी भी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली जब काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में आए एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो खातून रजिस्ट्रार लेकर आए। आते साथ ये तकर्री हुई अहम तरीन, और रजिस्ट्रार का ओहदा बड़ा अहम होता है। आपको पता है कि पिछले रजिस्ट्रार के साथ काजी साहब की नहीं बनती थी, उन्होंने उन्हें हटाने के लिए खुद से भी काबीना और वो सारे मामला सबको याद है, उस एपिसोड में जाने की जरूरत नहीं है। और काजी साहब ने अभी रिसेंटली रजिस्ट्रार को एम्पावर भी किया है, यानी बहुत से इख्तियारात जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वो रजिस्ट्रार को भी दिए हैं। यानी वो चाहते हैं कि रजिस्ट्रार का ऑफिस जो है वो भी एम्पावर्ड फील करे। अब इस सब के अंदर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जसीला असलम जो है, इन्होंने कनेड कॉलेज से फर्स्ट डिवीजन में बीए की डिग्री हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया था और अदलिया में तकर्री के लिए मुकाबले के इम्तिहान में पंजाब भर में दूसरी पोजीशन भी हासिल की थी। वही 1994 में इन्होंने बतौर सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट पंजाब अदालती सर्विसेज में शमूलियत इख्तियार की थी। जजीला असलम फेडरल जुडिशल अकेडमी में डिप्टी सोलिसिटर और इंस्ट्रक्टर की हैसियत से फराइज सर अंजाम देने के अलावा पंजाब जुडिशल अकेडमी में डायरेक्टर एकेडमिक्स के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने सिविल जजेस के इस्तेमाल के लिए 2019 में एक किताब भी लिखी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकर्री से कबल जजीला असलम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओकाड़ा की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रही थी और इससे कबल इसी ओहदे पर वो कसूर और सियालकोट में भी फराइज सर अंजाम दे चुकी हैं। और इन्हें जाहिर बात है कि इसमें बताया यह जा रहा है कि जजीला असलम पंजाब में सबसे सीनियर खातून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी रही, जबकि मुल्की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा ने किसी खातून को बतौर रजिस्ट्रार उनका तकर्रुर किया। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पे कुछ साफ़ी हैं और हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, जाहिर बात है कि वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो जिस तरह की उन्होंने अभी ये बात की है, मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इसकी नौबत क्यों पड़ी, क्योंकि वो साफ़ी एक तो नून लीग के करीब हैं और दूसरा ताकतवर हलकों के बहुत करीब हैं। और काजी साहब के खिलाफ तो इस वक्त नून लीग का कुर्ब रखने वाला या ताकतवर हलकों का कुर्ब रखने वाला कोई बंदा काजी साहब के बारे में तो बात ही नहीं कर सकता, वो शजरे ममनुआ है। लेकिन इस सब में जजीला असलम साहिबा जो है, इनके हवाले से जो बात कही गई है कि जी ये एक फॉर्मर जनरल हैं, उनकी करीबी अजीज़ा हैं। वो जनरल 9 मई के लिए फ़ौज को ब्लेम करते हैं। ये इस तरह के एक रिटायर्ड जनरल हैं जिनकी ये करीबी अजीज़ा हैं। और इन्होंने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली हैं और ये अक्टूबर 2015 से सितंबर 2017 तक कोर कमांडर लाहौर रहे और 2019 में रिटायर होने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली साहब जो हैं ये आईजी आर्म्स भी रहे और रिटायरमेंट के बाद ये सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन भी रहे। और बताया जा रहा है कि ये जजीला असलम साहिबा जो हैं इनके बहनोई हैं। अब इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जजीला असलम को भी रडार में लाया जा रहा है। बड़ी अजीब सी चीज़ है, समझ नहीं आती, इसका तुक नहीं बन रही। कह रहे हैं कि जी ये जो जजीला असलम साहिबा के बहनोई हैं और उनकी जो फैमिली है
फैमिली जो है वो निजी महफिलों में कहती है कि जी हमने तो कोर कमांडर हाउस को बड़े करीब से देखा हुआ है, हमारा अपना बंदा कोर कमांडर लाहौर रहा है, तो वहां कोई आम बंदा नहीं जा सकता, हमें लगता है कि ये इनसाइड जॉब है, ये इमरान खान के खिलाफ साजिश है और ये फौज ने खुद किया इस तरह की बात, जो कि मैं आई डू नॉट एग्री विद दिस। लेकिन ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये बात कही और वो दीदा दिलेरी से ये बात करते हैं और इमरान खान के प्रो इमरान खान है और एंटी आर्मी है। अब यहां पर नाज़रीन कराम जो ये इस बात को सामने रख के जो ये बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि कहीं जजीला असलम साहिबा जो है उनके सियासी नजरियात तो ऐसे नहीं हैं, ये एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रार के खिलाफ। और काजी साहब को भी कहा गया कि काजी साहब चेक कर लें, ये ना हो क्योंकि रजिस्ट्रार जो है उसके पास काफ़ी कुछ होता है, वो पेपर वर्क में बारीक तरीके से बड़ी फेवर्स दे सकता है, तो इन्हें ये लग रहा है कि जी ये सब कुछ हो सकता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी नौबत क्यों आई है, ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ पैरेलल चल रहा है। मुशर्रफ साहब वाला केस, फैजाबाद धरना अमल दरामद केस, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल जो है वो कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें वो किस बेंच के सामने लगती है, ये सब कुछ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। उसके तनाजुर में अगर इसे देखें तो बहुत से सवालात ऑब्वियसली खड़े होते हैं और बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होंगे, आईब्रोज रेज होंगी इसके ऊपर कि इस प्रोपेगेंडे की जरूरत क्या पड़ी, प्रोपेगेंडा सही है गलत है वो सेकेंडरी है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसी वक्त पे ये जरूरी क्यों था, ये ज्यादा अहम है, इस पे गौर कीजिएगा, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अब वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट आई है और आम इंतखाबात केस का जो फैसला था, आपको पता है कि उसमें काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने नजरिया ज़रूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है उसका साथ दिया, मुल्क को ज़रूरत भी थी उसकी। और मैंने पहले ही कहा था कि जस्टिस मुनीर का नजरिया ज़रूरत परवान चढ़ता है, ये जस्टिस कॉर्नेलियस के आइन और कानून की बालादस्ती, ये फैसला जज ने खुद करना होता है और उस सब के अंदर जो इंतखाबात हैं 8 फरवरी को तो हो रहे हैं लेकिन 90 दिन से तो ऊपर जा रहे हैं। अब उस सब के ऊपर जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बड़ी अहम है क्योंकि उन्होंने एक इजाफी नोट लिखा है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इजाफी नोट में जो बातें कही हैं वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा है कि 90 रोज में इंतखाबात की तारीख ना देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की, वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हुकूक के मनाफी है, आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए अमूर चलाए जा रहे हैं। यानी आज इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये आइन के बरखिलाफ है, निगरान हुकूमतें जो मुल्क के उमूर चला रही हैं ये गैर आइनी है। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात आइनी तकाजा है और इंतखाबात ना करवाकर अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। 90 रोज में इंतखाबात करवाना सदर मुमलिकत, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। आइन के आर्टिकल 224 कि सब क्लॉज 2 और अवाम के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी एक संगीन अमल है जिसका अजाला अब मुमकिन नहीं। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस था इसका इजाफी नोट जस्टिस अतर मिनल्ला ने जारी किया है। इजाफी नोट 41 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इजाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा है। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48 शेख 5 के तहत सदर का ही इख्तियार है। ये यकीनी बनाना सदर की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तानी वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा महरूम ना रहे। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया है। अब सदर तो ये कह रहे हैं मैंने तो डेट दे दी थी, मैंने तो कहा था कि इस डेट से पहले आप डेट दे दें, तो अब पीछे बचता है इलेक्शन कमीशन जो खान साहब के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन खुद आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार पाया है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात ना करने की आइनी और अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज नहीं। और ये इमरान खान का मौक़िफ़ आज रोज साबित हो रहा है। कौन एक बंदा है जो आज भी कहता है कि 90 दिन के इंतखाबात ही बेसिक चीज थी। और इमरान खान की पंजाब और केपी की असम्बलीज डिसॉल्व करना गलती इसलिए थी क्योंकि इमरान खान को लगता था कि इस मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो सकती, आइन की खिलाफ वर्जी आई तो अदालतें तो क़यामत उठा देंगी इस मुल्क में कि आइन वायलेट हो रहा है, लेकिन नहीं हुआ। निज़ाम है ना, निज़ाम तो अपने हिसाब से चलता है। अब इस सब के अंदर इन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को आइन बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था। सदर और गवर्नर को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। इजाफी नोट में कहा गया कि इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक दिन की ताखीर भी संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। आइनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी और उसे मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इंतखाबात की तारीख देने में सदर और इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन यहां पर नाज़रीन किराम सवाल है,
سوال کیا بنتا ہے اس جسٹس اطہر بن اللہ کے اس اضافی نوٹ کے بعد؟ سوال یہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے، سوال یہاں پر یہ بن رہا ہے اور یہ کھڑا ہو رہا ہے سوال کہ کیا اب جو آئینی خلاف ورزی ہو گئی، اب اس کا کوئی ریمیڈی تو اس کی نہیں ہے کیونکہ ٹائم گزر چکا، لیکن جنہوں نے کی، چاہے وہ صدر ہے اور الیکشن کمیشن ہے، ان کے خلاف سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ یا پھر اس ملک کے اندر نظریہ ضرورت ہی پروان چڑھے گا، اس ملک کے اندر ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے ساتھ چمٹا جائے گا؟ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ اس سب کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ایک نوٹ ہے، یہ تاریخ کے اندر تو لکھا گیا نا، عمران خان تو سرخرو ہو گیا، عمران خان کا موقف تو ایک مرتبہ پھر درست ثابت ہو گیا، تاریخ کے اندر عمران خان بالکل اب درست ہے، عمران خان کا موقف، اور وہ سارے کے سارے صحافی جو کہتے تھے آج وہ آئیں اور پوری قوم سے معافی مانگیں، جو نیریٹو بلڈر تھے کہ صدر کا تو کام ہی نہیں ہے ڈیٹ دینا، یہ دیکھو سپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی بھی 8 فروری کی ڈیٹ صدر سے ہی لی ہے نا، وہ بھی نہ لیتے صدر سے۔ تو یہ سارے کا سارا نظام، اور اس میں پھر یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ صدر کو جو وزارت قانون نے مس گائیڈ کیا کہ آپ کا کام نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ دینا، کیا وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ کیا نگران حکومت اس کی مرتکب نہیں قرار پائی گئی؟ اور وہ الیکشن کمیشن جو صرف خان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس الیکشن کمیشن سے کیا سوال ہوگا؟ بھائی صرف یہ لکھ دینا بہت بڑی بات ہے، اس پر جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کو سلام پیش کرنا چاہیے، لیکن اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، جو کہ بہت کلیئر ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب اب بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کی زیر صدارت اجلاس میں ملک میں آئندہ برس ہونے والے انتخابات کی تیاریوں کا کہہ رہے ہیں کہ جائزہ بھی لیا گیا ہے، اور کچھ اس میں حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس آنی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک یہاں پہ بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ سائفر کیس میں اس وقت چونکہ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں، نگران وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب۔ سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے، ایک سٹیٹمنٹ دی ہے مہر بخاری صاحبہ کے شو کے اندر، کہ جو 9 مئی کی سازش میں ملوث رہے ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا۔ اب ایک ایسے وقت پہ جب فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل آلریڈی کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، لیکن وہ کیس سپریم کورٹ میں اب لگنا ہے، اپیلیں جا چکی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ سپریم کورٹ کیا بینچ بنتا ہے، سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے، اور سپریم کورٹ پہ بھی پریشر اور رجسٹرار اور یہ سب کچھ آلریڈی چل رہا ہے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ یہ کہنا، ایک تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انہیں امید ہے کہ سویلینز کا فوجی ٹرائل کالعدم قرار دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ریورس ہو جائے گا، اپیل جو آئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، اب وہ جب فکس ہوں گی اور کیس لگے گا، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب تو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے، 3000 صفحات کا چلان ہے عمران خان کے خلاف آپ کے کاغذوں کے اندر، تو عمران خان از دی ماسٹر مائنڈ آف 9 مئی، تو عمران خان صاحب اس کے ملوث ہیں۔ اگر باقی لوگوں کا اس میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہا ہے، جو کہ ایک مرتبہ پھر نگران وزیر داخلہ کا یہ کہنا بہت سے کوسچنز ریز کرتا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے ایک مرتبہ پھر ملٹری کورٹس کا جو آپشن ہے اسے ذہن میں لایا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔